हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आईटीसी पे 4th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 18 की, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आईटीसी अवेल करने का, रिवर्स करने का या फिर ट्रांसफ़र करने की बात करता है। ये सेक्शन क्या है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में पढ़ेंगे। ओके, मैं बता दूं कि ये जो पढ़ाई होगा बहुत ही अच्छे एक बुक से होगा। आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है, हर चीज़ों को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में लिखा गया है, सो दैट जब ये रिवाइज करने की बारी आएगी आपका एग्जाम टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको हर चीज़ों को बहुत ही जल्दी रिवाइज कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पे हम करने वाले क्या है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे प्रोविज़न है बस ये मैं पढ़ा करके आपको छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपका जो मॉड्यूल्स है उसमें सेक्शन 18 के रिलेटेड जितने भी सम्स है उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ओके, दूसरे सम का सर क्या होगा, अरे तो जो मैंने पहले 3 वीडियो रिकॉर्ड किया है आईटीसी पे उसमें सब सॉल्व करा दिया है मैंने। एक में सेक्शन 16 पे बात किया, दूसरे में सेक्शन 17 का जो अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी है उसके बारे में बात किया, देन तीसरे में जो ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला टॉपिक है आपका उसके बारे में बात किया। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल आईटीसी के बारे में कि कहाँ वो अवेल हमको करना है। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं कौन हूँ। तो देखो, सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया है। बिकॉज ऑफ दैट इस सब्जेक्ट पे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। तो इससे क्या होएगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा ना प्रैक्टिकल वे में पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट बुकिश नॉलेज दूंगा, मैं आपको इस वे में पढ़ाऊँगा जिससे आप जो प्रोविजन से उसके पीछे लॉजिक क्या है उसको समझ सको, सो दैट आपका जो थिंकिंग है वो कैपेबिलिटी, थिंकिंग की कैपेबिलिटी बढ़े, आप लॉ को समझ पाओ। अगर जो लॉ मेकर ने किस इंटेंशन से ये प्रोविजन को लिखा है उसको समझ गए, देन आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेरा यही ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, और ये आपके सीए इंटर जीएसटी का फुल फ्लेज सिलेबस का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझते जाते हैं। ओके दोस्तों, तो देखो सेक्शन 18 क्या बोलता है, स्पेशल क्रेडिट्स की बात करता है। और स्पेशल क्रेडिट्स में वो क्या क्या चीज़ों की बात करता है, आईटीसी अवेलमेंट की बात करता है, आईटीसी रिवर्सल की बात करता है, आईटीसी ट्रांसफ़र की भी बात करता है। और जब भी हमारा फिक्स्ड एसेट सोल्ड होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पे जीएसटी का कैसे कैलकुलेशन होगा उसके बारे में भी ये बात करता है। ओके, तो अगर जो मैं फ्रेमिंग ऑफ सेक्शन 18 देखूं कि सेक्शन 18 में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो देखिए ये कैसे निकल के आ रहा है। तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 और जो रूल 40 है वो बात करता है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन स्पेशल 4 सिचुएशन। तो 4 सिचुएशन में आईटीसी अवेलमेंट की हम बात करेंगे। ओके, देन जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 है वो आईटीसी ट्रांसफर की बात करता है। अब यहाँ पे आईटीसी ट्रांसफर की बात करता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। ओके, देन सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 और रूल 44 है वो रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बात करता है। कौन कौन से सिचुएशन में सर, इसके लिए 2 सिचुएशन है जिसके बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे। देन जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 है वो बात करता है सेल ऑफ कैपिटल एसेट, तो उस पे जीएसटी का कैसे कैलकुलेशन होगा। ओके, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे, देन इसकी पढ़ाई करेंगे, देन इसकी पढ़ाई करेंगे, देन इसकी पढ़ाई करेंगे। ओके, तो आइए हमारा जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं और हम सीखते हैं सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 जो रीड किया जाता है विथ रूल 40। ओके, तो ये बात करता है आईटीसी अवेलमेंट की, आईटीसी क्लेम की 4 स्पेशल सिचुएशन में। अब वो 4 स्पेशल सिचुएशन क्या है, कुछ याद है क्या? अगर जो याद है तो आप बताइए इधर कमेंट करके, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या क्या वो चीजें हैं। तो जो सबसे पहला है वो है न्यू रजिस्ट्रेशन लायबल टू रजिस्टर। मतलब एक पर्सन है इंडिया में बिजनेस कर रहा है, अगर जो गुड्स का बिजनेस कर रहा है
तो उसका टर्नओवर 40 लाख हो गया या फिर उसको पार हो गया, ओके। या फिर सर्विस क्या कर रहा है तो 20 लाख हो गया, उसके पार हो गया, आप समझ रहे हैं। तो टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आईटीसी का। आईटीसी कौन से आईटीसी की बात कर रहे हैं हम? तो जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, ओके, उस दिन हमारे पास कुछ स्टॉक्स बचे रहेंगे ना, कुछ चीज़ों को मैं खरीदा रहूँगा, ओके। कुछ मेरे पास कैपिटल गुड्स रहेंगे। कैपिटल गुड्स मीन्स जो मैं यूज कर रहा हूँ बिजनेस में, तो उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये चारों सिचुएशन में, ओके। दूसरा क्या है, देखिए ये भी रजिस्ट्रेशन पे ही है, लेकिन ये वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है। मीन्स हमारा टर्नओवर नहीं बढ़ा, हम लायबल टू रजिस्टर नहीं हुए, लेकिन हम खुद से स्वेच्छा से बिजनेस चाह रहा है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले ले, तो उसको क्या क्या चीज़ों का क्रेडिट मिलेगा उसकी हम बात करेंगे, ओके। फिर जो हमारा तीसरा है वो क्या है, देखिए ये है कंपोजिशन। एक डीलर था, अब क्या बोल रहा है कि मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहना चाहता हूँ। उसका क्या कारण हो सकता है कि वो अभी आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो उस केस में उसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो उसके पास स्टॉक है या फिर कैपिटल गुड्स है उसकी बात करेंगे हम। साथ ही साथ कंपोजिशन स्कीम के लिए जो टर्नओवर लिमिट है 150 लाख या फिर 75 लाख, वो एक्सीड कर गया, तो अब कंपोजिशन में तो आप रह नहीं सकते बिजनेस, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना है, नॉर्मल स्कीम में आना है, तो वहां पे आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आपके पास स्टॉक है, कैपिटल गुड्स है, उसकी बात करेंगे। ऐसे ही देखिए एक सरकमस्टांसेस क्या आता है, मेरा जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई हो गया, ओके। तो देखो जैसे कि मैं बता दूं कि एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है तो क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई पे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स नहीं मिलता है, तो इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी ब्लॉक करके रखता है, ओके। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स थे या फिर सर्विसेज था जिसका आईटीसी ब्लॉक था जब भी मैं उसको खरीदा था, लेकिन अभी क्या हुआ, जब भी उसको मैं बेच रहा हूं या बेचूंगा फ्यूचर में, तो वहां पे वो गवर्नमेंट ने उस चीज पर टैक्स लगा दिया। तो जब उस चीज पर टैक्स लगा दिया मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे, तो बट अवे जो मैं इनवर्ड सप्लाई किया हूं और टैक्स का पेमेंट किया हूं उसका मुझे आप क्रेडिट दो। तो ये 4 स्पेशल सरकमस्टांसेस में आईटीसी अवेलमेंट की बात चलेगी। 2 किसके रिस्पेक्ट में है, रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में है। एक टर्नओवर बेस, दूसरा वॉलेंट्री। देन तीसरा किस चीज का है, तो कंपोजिशन से आप नॉर्मल में आ रहे हो। चौथा किस चीज का है बताइए, तो चौथे में क्या हो रहा है, आपका जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई बन जा रहा है, ओके। अब देखिए इसके लिए क्या रूल्स है आपको मैं बताता हूं। तो देखो अवेलमेंट ऑफ स्पेशल आईटीसी, तो यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, एप्लीकेबिलिटीज की बात है, आईटीसी ऑन इनपुट्स इन स्टॉक, और दूसरा क्या है आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स इन स्टॉक। सर यहाँ पे सर्विस के बारे में क्यों नहीं बात की गई है? भाई सर्विस को आप स्टोर कर सकते हो क्या? उसको तो स्टोर करके आप रख नहीं सकते, इसीलिए जो सेक्शन 18 है वो सर्विस के बारे में बात ही नहीं करेगा, क्योंकि हम जो चीजें स्टॉक में है उस पे आईटीसी लेने की बात कर रहे हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जो ऑलरेडी हमने इनवर्ड सप्लाई कर लिया है जिसका, ओके। सर्विस को तो हम इनवर्ड सप्लाई किए हैं, लेकिन जैसे ही सप्लाई किए वैसे ही वो कंज्यूम्ड हो गया रहेगा, तो उसका तो स्टॉक कुछ बचा नहीं रहेगा, तो उसकी बात नहीं होती है। अब देखो ये जो पहला है वो किसके बारे में था, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में था कि आप एलिजिबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और वो पर्सन क्या करता है, अप्लाई कर देता है रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन के अंदर। जिस दिन वो लायबल हुआ, जिस दिन उसका टर्नओवर एक्सीड हुआ, ओके, उसके 30 दिन के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। देन इन दैट केस आईटीसी ऑन इनपुट इन स्टॉक मिलेगा कि नहीं बताइए, तो उसको ये फुल आईटीसी मिलेगा, ये देखिए। और आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स मिलेगा कि नहीं, कैपिटल गुड्स मिलेगा कि नहीं बताइए, तो ये नहीं मिलेगा, देखो, ओके। दूसरा बात क्या है कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन वो ले रहा है, मतलब जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहा है बिजनेस, उसको लॉ के द्वारा मैंडेट नहीं किया गया है, लेकिन वो बोल रहा नहीं मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं। तो क्या जो आईटीसी है इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स है इन स्टॉक, उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमेंट करके बताइए यहाँ पे। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि जो आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज है वो तो उसको मिल जाएगा, ओके।
लेकिन आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स है इन स्टॉक, मिलेगा कि नहीं बताओ? तो देखो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो अब तक तो आपको लगता रहेगा हाँ यार ये दोनों सेम ही है, ओके सेम है। आगे थोड़े बहुत इसमें डिफरेंसेस है जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। अभी देखो जो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी है वो किसके बारे में बात किया कि आप कंपोजिशन स्कीम में थे बिजनेस, और आप अभी कंपोजिशन स्कीम से स्विच करके नॉर्मल स्कीम में आना चाहते हैं जीएसटी पे करने के लिए। तो नॉर्मल स्कीम में क्या होगा, जो आपका इनवर्ड सप्लाई होगा उस पर आईटीसी क्लेम करोगे, जो आउटवर्ड सप्लाई होगा उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स पे करोगे, 18% से पे करोगे, 40% से करोगे, 5% से करोगे, ऐसा, ओके। तो यहाँ पे जो इनपुट इन स्टॉक्स है उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखो क्या बोला जा रहा है, मिलेगा, ओके। दूसरा जो कैपिटल गुड्स है इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका भी मिलेगा, देखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रिड्यूस्ड आईटीसी मिलेगा। अब ये रिड्यूस्ड आईटीसी का मतलब क्या? तो देखो आगे वही लिखा है, यहां पे ये बोला जा रहा है कि आपने एक कैपिटल गुड्स खरीदा। आपने क्या किया मेरे भाई, एक कैपिटल गुड्स खरीदा, और जब भी आपने कैपिटल गुड्स खरीदा तो आप कंपोजिशन स्कीम में थे, तो उसका आईटीसी क्लेम किए नहीं रहोगे। अब वो खरीदे हुए 3 क्वार्टर हो गया, अब 3 क्वार्टर के बाद बोल रहे हो कि भाई अब मैं नॉर्मल स्कीम में आ रहा हूं, तो मेरे को कैपिटल गुड्स का आईटीसी दो। गवर्नमेंट बोल रही है दूंगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम पूरा नहीं देंगे, क्योंकि आपने इस एसेट का लाइफ उस पीरियड में भी यूज किया है जब आप कंपोजिशन में थे, जब भी आपको टैक्स नहीं पे करना था। तो एक काम करो, जितना क्वार्टर यूज किए हो पर क्वार्टर या फिर पार्ट ऑफ द क्वार्टर 5% आईटीसी माइनस कर दो, और जो बच जाता है वो आप क्लेम कर लो। तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एसेट का लाइफ कितना है, ओके। तो पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर 5% मेरे को कम करना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला जाता है, याद से ध्यान से सुनिएगा। इधर जो जीएसटी में कैपिटल एसेट का लाइफ माना गया है वो माना गया है 5 साल, अगर जो ईयर्स में बात करूं तो। अगर जो ये 5 साल को मैं क्वार्टर में कन्वर्ट करूं तो कितना क्वार्टर होता है, तो 20 क्वार्टर होता है, ओके। और अगर जो मंथ में कन्वर्ट करूं तो कितना होता है, 60 मंथ होता है, 60 मंथ्स, ओके। तो आप ये याद रखना, इन जीएसटी there is assumption that the life of the capital asset is 5 years, okay। so accordingly यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रूल 40 ये बोलता है जीएसटी पेड रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ओके। ये क्या है मैं आपको समझा दूंगा, अभी भी आप समझ गए रहोगे कि जितने क्वार्टर के लिए एसेट यूज हो गया है उतने क्वार्टर पे 5% आपको माइनस कर देना है, ओके। कोई एसेट 3 क्वार्टर यूज होकर के नॉर्मल स्कीम में भी आ रहा है तो देन वहां पे तो 15% माइनस कर दो, ओके। ऐसा बोला जा रहा है। जैसे कि एक कैपिटल एसेट है जिस पे आईटीसी बनता था 1 लाख रुपया, ओके। और जब ये बिजनेसमैन क्यूआरएमपी में था तभी ये एसेट खरीदा था, ओके। तो क्यूआरएमपी में खरीदा था, क्यूआरएमपी में नहीं कंपोजिशन में खरीदा था, और कंपोजिशन में 3 क्वार्टर यूज किया। अब जब ये 3 क्वार्टर यूज किया तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 1 क्वार्टर का 5% बनता है, तो 3 क्वार्टर का ये बनेगा तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये होएगा 15%। तो आप बिजनेस जब भी आप नॉर्मल में आ रहे हो तो वहां पे 15% आईटीसी आप कंज्यूम कर चुके हो, मींस एसेट का जो 15% लाइफ है वो आप यूज कर चुके हो। तो अभी जो 85,000 बच रहा है इसका आप आईटीसी क्लेम करो, यही वो बोल रहा है। देखिए अभी इसको पढ़िए, जीएसटी पेड रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर और द पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। और ये आपको कहां से कैलकुलेट करना है, इनवॉइस डेट से क्वार्टर कैलकुलेट करना है। पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी 5% निकालने को बोलेंगे, हाँ ठीक है। अब देखो ऐसा ही क्या बोला जा रहा है, ऐसा ही बोला जा रहा है कि आपका जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई बन गया, तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो
और आपका जो एग्जाम सप्लाई था अब वो एग्जाम्ट नहीं रहा, अभी उस पर टैक्स भरना है। तो जो इनवर्ट सप्लाई आप लिए रहोगे और उस पर जीएसटी का पेमेंट किए रहोगे, अब वो जीएसटी के पेमेंट का आप क्रेडिट ले सकते हो कि नहीं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इनपुट्स इन स्टॉक का क्रेडिट आप ले सकते हो, फुल क्रेडिट अलाउड है। दूसरा, कैपिटल गुड्स इन स्टॉक का बताइए क्या होगा। तो सेम टू सेम जो ये वाला है ना प्रोविजन, वही इधर भी एप्लीकेबल है, देखिए ओके, सेम टू सेम। तो आप ये प्रोविजन तो समझ ही गए, क्या समझे फिर से एक बार मैं बात कर देता हूं। तो जब हम रजिस्ट्रेशन लेंगे, या तो वॉलंटरी लेंगे या फिर टर्नओवर बेस लेंगे, तो आईटीसी ऑन स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, उसका फुल आईटीसी अलाउड होता है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स रहता है रजिस्ट्रेशन के केस में, दोनों केस में नहीं अलाउड है। ओके, जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ जाते हो, या फिर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी में और आपका एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाता है, देन इन दैट केस जो स्टॉक इनपुट इन स्टॉक रहेंगे उसका तो आपको आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा, फुल आईटीसी अलाउड होगा। साथ ही साथ जो कैपिटल गुड्स इन स्टॉक्स है और उस पर आपने जो जीएसटी पे किया है उसका भी रिड्यूस्ड आईटीसी मिलेगा। अब ये रिडक्शन निकाला कैसा जाएगा, तो जब भी आप कंपोजिशन में थे या जब भी आपका जो सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज था, आउटवर्ड सप्लाई, वो एग्जेम्प्ट था, उसमें इस एसेट को कितना क्वार्टर यूज किए हो या फिर पार्ट ऑफ द क्वार्टर यूज किए हो, अकॉर्डिंगली हर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर के लिए 5% माइनस कर देंगे और जो बचेगा उतने आईटीसी के आप हकदार रहेंगे, उतना आईटीसी आप क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया। अब आगे आइए, इस पे और भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। देखो क्या बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट नोट्स में, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 डज नॉट कवर द स्टॉक ऑफ इनपुट सर्विसेज। इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इनपुट सर्विस जो है उसको हम स्टॉक में रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने ये बोला कि स्टॉक जो हमारे पास रहेगा इनपुट्स का उसका क्रेडिट मिलेगा, और कुछ केस में जो कैपिटल गुड्स इन स्टॉक रहेगा उसका क्रेडिट मिलेगा। अब ये किस दिन का क्रेडिट मिलेगा, कौन से पर्टिकुलर डेट्स पे ये स्टॉक को देखा जाएगा, हम ये पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जो सेक्शन 17 सबसेक्शन सेक्शन 17 सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में पढ़ाई किए, तो डेट ऑन विच, कौन सा डेट दिया है, देखिए ये, ही बिकम लायबल टू पे द टैक्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन टैक्स पेयर लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, इस जिस दिन, वो दिन नहीं मैं बोल रहा हूं जिस दिन उसने अप्लाई किया, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिला, समझ रहे हैं। जब कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई 30 दिन में करता है फ्रॉम द डेट इसका टर्नओवर एक्सीड कर गया है रजिस्ट्रेशन लिमिट का, देन उसको बैक डेटेड रजिस्ट्रेशन मिलता है। और ये बैक डेटेड कौन सा डेट होता है, तो जिस दिन उसका टर्नओवर एक्सीड हुआ। तो इसीलिए जिस दिन उसका टर्नओवर एक्सीड हुआ उसके एक दिन पहले देखेंगे कि उसके पास ये इनपुट्स कितने थे स्टॉक में। तो देखो वही बोला गया है, डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स बिकम लायबल टू रजिस्टर्ड। हाउएवर अगर जो 30 दिन में अप्लाई नहीं करता है तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन से उसके जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन उसको क्या स्टॉक्स थे उसके बेसिस पे निकाला जाएगा। तो देखो अब सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ये कौन सा था, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का। तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में देखो क्या बोला जा रहा है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उस दिन उसके पास ओपनिंग स्टॉक कितने थे, ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट डे का क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक जो उसके रहेंगे उस पे उसको आईटीसी मिल जाएगा, किस चीज का, इनपुट गुड्स का। ठीक है, लेकिन कैपिटल गुड्स का मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ओके, अभी देखिए आगे सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, किसके बारे में था ये, तो कंपोजिशन स्कीम का था, इसको सी से आप याद रखते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिस दिन इनके पास जो स्टॉक था ना लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9, मतलब 9 मतलब नॉर्मल स्कीम में, ये सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट 2017 का। तो सेक्शन 10 क्या करता है, कंसेशनल रेट देता है कंपोजिशन लेवी में।
तो जिस दिन आप यहाँ से हट गए तो आप सेक्शन 9 में आ गए। अब नॉर्मल वे में आप टैक्स पे करोगे फॉरवर्ड चार्ज में। ओके, तो अब जिस दिन आप इस सेक्शन 9 में आ गए उस दिन आपके पास कितना ओपनिंग स्टॉक था उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दोनों का मिलेगा, इनपुट्स का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। समझे मेरे भाई? ओके, अब देखो वैसे ही सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी किसका था? तो आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन गया। तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया, जिस दिन आपका ये सप्लाई टैक्सेबल बना, उस दिन जो आपके पास स्टॉक्स थे उसका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या डिस्कशन करना है। डिस्कशन करना है टाइम लिमिटेशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन स्पेशल केसेस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ये स्टॉक की बात कर रहे हैं कि आपका जो इनपुट्स रहेगा स्टॉक में या फिर कैपिटल गुड्स रहेगा उस स्टॉक्स में, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो क्या ये कितना भी पुराना रहेगा तो चलेगा, या इसका एक टाइम लिमिट बोले हैं कि इतना दिन पहले खरीदे रहोगे तो ही आईटीसी क्लेम कर पाओगे? ओके, देखो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो है वो नॉर्मल आईटीसी का टाइम लिमिट देता है, और जो सेक्शन 18 है यहाँ पे जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमको आईटीसी अवेल करना रहता है उसका टाइम लिमिट की अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इनवर्ट सप्लाई लिए रहोगे और आपके वो स्टॉक्स में हैं तो उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। नहीं, टाइम लिमिट है, मतलब इतना दिन पहले खरीदे रहोगे तो ही आपको उसका आईटीसी मिल पाएगा। अब ये कितना दिन पहले खरीदे रहोगे, आओ मैं बताता हूं ना। ये देखिए क्या बोल रहा है ये, आईटीसी नॉट अलाउड फॉर द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स इफ द इनवॉइस ऑफ द सेम इज ओल्डर देन 1 ईयर। ओहो, मतलब एक साल से ज़्यादा का आपका परचेस रहेगा जो भी स्टॉक में है, और उस पे आप स्पेशल वे में आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो रहे हो, देन टू आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। तो 1 साल से पहले के जो आपके रहेंगे उसका ही आप कर सकते हो। ओके, अब देखो आपके पास अगर जो इनवॉइस नहीं है तो उसका आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हो, तो वही यहाँ पे लिखा है। सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 क्या करता है? टाइम लिमिटेशन की बात करता है फॉर अवेलमेंट ऑफ स्पेशल आईटीसी। तो क्या बोलता है, इन सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 रजिस्टर्ड पर्सन नॉट इंटाइटल टू टेक आईटीसी ऑफ द गुड्स इनपुट्स या फिर कैपिटल गुड्स। इनपुट्स मतलब समझ रहे हैं जो आप बेचने के लिए खरीद रहे हो, और कैपिटल गुड्स जो आपके एसेट्स है बिजनेस में। तो दोनों का आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, मतलब अप टू 1 ईयर रहेगा इनवॉइस डेट। ओके, तब उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस रिलेटिंग टू सच सप्लाई। ओके, तो ये मैंने बता दिया, आपके पास इनवॉइस नहीं रहेगा तो आप नहीं क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब रूल 40 के हिसाब से यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन देना रहता है, और ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल हो गए, ठीक है, तो आप जिंदगी में कभी भी इसको क्लेम करो। कितने दिन में आपको क्लेम करना है उसके बारे में भी बात की गई है। ओके, और सर्टिफिकेशन के बारे में भी बात की गई है। तो सबसे पहली बात ई डिक्लेरेशन। तो क्या बोला जा रहा है, देखो बोला जा रहा है आपको जीएसटी आईटीसी 01 में डिक्लेरेशन फर्निश करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे, स्टेटिंग दैट ही इज लायबल टू अवेल द स्पेशल आईटीसी, ये बोलते हुए कि हम स्पेशल आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, टाइम लिमिट, ये कितने दिन में आपको कर देना है। तो जैसे कि आपका जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई बन गया, तो कितने दिन में आपको बता देना है, या फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम से निकल गए या फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिए। ओके, जो केसेस है 4, उस केस में तो बोला जा रहा है जिस दिन ये इवेंट हुआ ना उसके 30 दिन में आपको बता देना है। ओके, उसके बाद बोलोगे तो आपको नहीं देंगे क्रेडिट, भले ही एक साल पहले के आपके पास इनवॉइसेस है, मतलब 6 महीना पहले के भी इनवॉइसेस है, उस पर आईटीसी आप नहीं क्लेम कर सकते। ओके, अभी सर्टिफिकेशन की भी बात आती है कि देखो क्या बोला जा रहा है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आईटीसी को क्लेम करने के लिए, आईटीसी को अवेल करने के लिए, उस केस में जहाँ पे जो आईटीसी का अमाउंट है मोर देन 2 लाख है। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। क्या इसमें अभी भी कुछ डाउट है? तो डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, अब क्या करते हैं दोस्तों, यहीं पे आपको नहीं छोड़ूंगा, आइए ना, इस पे बहुत सारे अपने को एग्जाम्पल्स भी करना है, वो भी करेंगे।
देन ये 3 क्वेश्चंस है, इन 3 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे सो दैट ये आप वीडियो देख लो, उसके बाद से दूसरा कहाँ वीडियो देखने की ज़रूरत है यार। और 100% ये फ्री है आपके लिए। ओके, तो हमको पेज नंबर 68 पे जाना है। आते हैं पेज नंबर 68, आ जा भाई, 68 पे आ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, जेड बिकम लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त, ठीक है, एंड ही ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त। तो ये टर्नओवर बेस इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है 1 अगस्त को, इनका रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट था वो एक्सीड हुआ, मतलब टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी में, तो 20 लाख या फिर 40 लाख एक्सीड हो गया 1 अगस्त को, और ये 15 अगस्त को अप्लाई कर दिए, मतलब क्या 30 दिन के पहले ही अप्लाई कर दिए। ओके, तो अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त जेड इज एलिजिबल फॉर ITC ऑन द इनपुट्स हेल्ड इन द स्टॉक एंड एज अ पार्ट ऑफ द सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन द स्टॉक ऑन 31 जुलाई। जेड कैन नॉट टेक ITC ऑन द कैपिटल गुड्स। सीधी सी बात है, तो जो इनके पास स्टॉक से इनपुट का सेमी फिनिश गुड्स का है, फिनिश गुड्स का है, उसका तो ITC वो क्लेम कर पाएंगे। और क्योंकि ये 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, तो जिस दिन ये बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हुए उस दिन उनके पास ओपनिंग स्टॉक क्या था उसका उनको ITC मिल जाएगा। ओके, तो इसीलिए 1 अगस्त को क्योंकि वो एलिजिबल हुए हैं, तो 1 अगस्त को जो उनके पास इनपुट्स है उसका उनको ITC मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो कैपिटल गुड्स है रजिस्ट्रेशन के न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में नहीं मिलता है। ओके, दूसरा क्या बोला जा रहा है, ए अप्लाइज फॉर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ए ने अभी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, कभी किया, ऑन 5 जून, 5 जून को किया, एंड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 22 जून, ठीक है, तो 22 जून के पास उनके पास जितना इनपुट्स रहेंगे उसका उनको क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, ए इज एलिजिबल फॉर द ITC ऑन द इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड एज अ पार्ट ऑफ द सेमी फिनिश गुड्स या फिर फिनिश गुड्स हेल्ड इन द स्टॉक ऑन 21 जून। 21 जून बोले तो आपका 22 का ओपनिंग स्टॉक। ओके, क्योंकि इधर का जो क्लोजिंग रहेगा वही तो ओपनिंग बनेगा, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। ए कैन नॉट टेक ITC ऑन द कैपिटल गुड्स, सही बात है, वो कहाँ अलाउड रहता है रजिस्ट्रेशन के केस में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बी और रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, तो बी एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, वॉज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अप टू 38 जुलाई। तो ये कॉम्पोजिशन में थे, मिस्टर बी जो हैं वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन लिया है और GST में वो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे थे। ओके, और आगे क्या बोला जा रहा है कि हाउएवर विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 जुलाई, तो 31 जुलाई से बी बिकम लाइबल टू पे टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम। ओके, तो जो 31 जुलाई को इनका ओपनिंग स्टॉक रहेगा, मीन्स 30 जुलाई का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उस पे ये एलिजिबल रहेंगे ITC का। और यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक का रहेंगे बताइए, तो कैपिटल गुड्स का भी रहेंगे, इनपुट्स का रहेंगे। इनपुट्स अगर जो आप इनपुट्स रखे हो तो मतलब रॉ मटेरियल रखे हो या फिर सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है, सबका आप क्लेम कर सकते हो। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है कि बी विल बी एलिजिबल फॉर ITC ऑन द इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक and the input contained in the semi finished goods, okay, और finished goods held in the stock and capital goods on 30th July, okay, और capital goods में क्या था, ITC on the capital goods will be reduced by 5% per quarter or the part of the quarter from the date of invoice। okay, तो इसके बारे में तो हमने बहुत अच्छे से बात किया। तो क्या ये एग्जाम्पल्स आपको समझे रहेंगे मेरे भाई। ओके, अब देखिए फिर इधर आते हैं। अभी हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 करना है। तो आते हैं पेज नंबर 103 पे, 103 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है ये क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द ITC इंटाइटलमेंट ऑफ द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है उसके बारे में ITC इंटाइटलमेंट की बात करता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है भाई, बताइए कि हाँ भाई जो उसके पास इनपुट्स है, इनपुट सर्विसेज, उसका वो ITC क्लेम कर सकता है। फिर आपको बात करना है कि
ये जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है वो वॉलंटरी ले रहा है कि टर्नओवर बेसिस का रजिस्ट्रेशन है। अगर जो वॉलंटरी ले रहा है तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन लेगा उस दिन उसके पास क्या ओपनिंग स्टॉक थे, मतलब जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन ओपनिंग स्टॉक क्या थे, उसका उसको आईटीसी मिलेगा और फुल आईटीसी मिलेगा। दूसरी साइड अगर जो ये रजिस्ट्रेशन टर्नओवर बेस है तो जिस दिन टर्नओवर क्रॉस हुआ, मतलब जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए उस दिन जो उनके पास स्टॉक्स है वो सभी स्टॉक्स का उनको आईटीसी मिल जाएगा। ओके हाँ, लेकिन कैपिटल गुड्स इन स्टॉक का उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। और ये जो आईटीसी है कितने साल से चले जा रहा है, सबको नहीं मिलेगा। ऐसे जिसका इनवॉइस का डेट जो है और यहाँ का जो डेट है, मतलब जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो गया और जिस दिन आपका स्टॉक्स है वो इनवॉइस के बीच का डिफरेंस अप टू 1 ईयर्स ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये हो गया 5वां। उसके बाद से कौन सा सम था भाई, तो 5वां के बाद से 11वां सॉल्व करना है। तो 11वें पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ए बी और रजिस्टर्ड पर्सन was paying tax under the composition scheme up to 31st July. Okay. However, with effect from 31st July, AB become liable to pay tax under the regular scheme. Is AB eligible for the ITC? हाँ, ITC के लिए एलिजिबल है। ये तो जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा सेम टू सेम वैसा ही सम है ये। ओके, अब देखो 12वां क्या बोल रहा है, बाबला एंटरप्राइजेस इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द मेकिंग द एग्जाम सप्लाई। ठीक है, तो ये एग्जाम सप्लाई कर रहा है ऑफ गुड्स एंड इज thus नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो रजिस्टर नहीं है जीएसटी में। ओके, 1 अक्टूबर द एग्जाम्शन अवेलेबल ऑन द गुड्स गेट विड्रॉन। और ये जिस गुड्स का बेच रहा था, जिसके आउटवर्ड सप्लाई पे गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन लगा करके रखा था, 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट बोल रही है कि ये एग्जाम्शन अभी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑन दैट डे, उस दिन पे द टर्नओवर ऑफ द बाबला एंटरप्राइजेस वाज 45 लाख्स। तो क्योंकि इनका टर्नओवर 45 लाख्स है, 40 लाख और या उसको एक्सीड कर रहे हैं, तो इनको अभी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अब देखिए रजिस्ट्रेशन इनको लेना पड़ेगा। एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ बाबला एंटरप्राइजेस फॉर द एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ द बाबला एंटरप्राइजेस फॉर अवेलिंग द आईटीसी। तो हाँ, ये एलिजिबल रहेंगे आईटीसी क्लेम करने के लिए जो इनके पास स्टॉक्स है। ओके, अब देखिए आइए इसका एक बार आंसर पढ़ भी लेते हैं 12वें का। क्या बोल रहा है ये 12वां, सिंस द एग्जाम्शन अवेलेबल ऑन द गुड्स बीइंग सप्लाइड बाय द बाबला एंटरप्राइजेस एज अनरजिस्टर्ड पर्सन गेट विड्रॉन, इट्स बिकम लाइबल टू रजिस्टर एज इट्स टर्नओवर हैड क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन द डे व्हेन द एग्जाम्शन इज विड्रॉन। ठीक है, assuming that the Babla Enterprises apply for the registration within 30 days 1st October and obtain such registration, it will be entitled to take the credit of input in the respect of the input sold in the stock and the input contained in the semi-finished goods. Okay, and the finished goods sales in the stock immediately preceding the date from which he become liable to pay tax. ठीक है, 30th September. Input tax paid on the capital goods will not be available एज ITC इन दिस केस। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेकर के रखे हैं तो अभी न्यूली रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो इसीलिए जो इनपुट्स है उसका तो इनको ITC मिल जाएगा, लेकिन जो कैपिटल गुड्स है उसका ITC नहीं मिलेगा। और इनपुट्स कौन से दिन का मिलेगा, तो जिस दिन ये एलिजिबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए उस दिन जो इनके पास ओपनिंग स्टॉक्स है या उसके पिछले दिन का जो स्टॉक्स है वही अभी ओपनिंग बनेगा, तो उस पर उनको मिलेगा ITC। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कर लिया। अब इधर कुछ है क्या वो देखते हैं, नहीं तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ये वाला जो मेरा पार्ट था वो पढ़ा करके ख़त्म हुआ दोस्तों यहाँ पे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन है सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 पे एंड रूल 41 ITC ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहा है। तो अभी हम ITC क्लेम्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात कर लिए। अब जो हमारा अगला डिस्कशन है ITC ट्रांसफ़र का डिस्कशन है भाई। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि क्या हो रहा है, जो बिजनेस है उसका सेल हो रहा है। ठीक है, अब सेल हो रहा है तो बट ऑब्वियस बिजनेस ए है वो निकल जाएगा और उसको दूसरा कोई ऑपरेट करेगा उसके नाम पे अपना रजिस्ट्रेशन लेकर के।
तो वहाँ पे आईटीसी की ट्रांसफ़र करने की बात चलेगी। या फिर बिजनेस का मर्जर हो गया, दो बिजनेस थे अलग अलग, वो एक दूसरे में मर्ज हो गए तो अभी नया रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, उसका बात चल रहा है। या फिर डीमर्जर हो गया, एक जीएसटी पे जो काम चल रहा था दो अलग अलग कंपनियां बन गई तो वहाँ पे आईटीसी ट्रांसफ़र की बात चल रही है। तो आइए अब इस चीज़ को पढ़ते हैं हम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 एंड रूल 41, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अभी क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो उनका बिजनेस है, जो उनका रजिस्ट्रेशन है, उसमें चेंज हो रहा है। तो देखो कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ये कैसे हो सकता है, तो सेल के थ्रू हो सकता है। तो जो अभी सेल हो गया तो सामने वाला है वो बिजनेस रन करेगा, ओके। देन मर्जर हो रहा है, एक बिजनेस में दूसरा बिजनेस मर्ज हो रहा है। देन डीमर्जर हो रहा है, एक कंपनी से दो कंपनियां निकल रही हैं, अमालगमेशन हो रहा है, ओके। एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ले रही है, ओके। देन या फिर लीज हो रहा है, चेंज इन ओनरशिप ऑफ द बिजनेस हो रहा है, इंडिविजुअल से पार्टनरशिप फॉर्म बन रहा है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म से कंपनी बन रहा है। तो ये केस में क्या होता है दोस्तों, जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको आईटीसी ट्रांसफर होता है, जो ओल्ड कंपनी है वहां से, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इफ देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी इन सच चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है और ये चेंज के वजह से जो रिजल्टिंग कंपनी है या फिर जो न्यू कंपनी है वहां पे लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में देन आईटीसी रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज ट्रांसफर टू न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी। तो उस केस में जो नया एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, जो नया एंटिटी बन रहा है, उसको आईटीसी भी मिलेगा भाई। सीधी सी बात है, जब तुमको लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहा है तो तुमको आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा, ओके। अल्टीमेटली अब आप जो नए एंटिटी है वही वो बिजनेस को रन करेगा, इसके लिए ऐसा है, ओके। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि जो सेल ऑफ बिजनेस है वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। लेकिन आप देखिए जो मेगा एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन है, जो उसका एंट्री नंबर 1 देखोगे ना, तो जब भी बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न बेचा जाता है, मतलब चलता हुआ बिजनेस बेच दिया जाता है, तो गवर्नमेंट बोलती है हमको वहां पे टैक्स नहीं चाहिए। आप बोलोगे क्यों नहीं चाहिए, अरे सीधा सा बात है मेरे भाई, बिजनेस बंद थोड़े ना हुआ है, जो चीजें स्टॉक्स में है उस बिजनेस की, उसको जब दूसरा बिजनेस जो अभी आया है, जो परचेज किया है, वो चीजों को सेल करेगा तो गवर्नमेंट वहां से टैक्स लेगी ना। बिजनेस ऐसा बोल रही है कि गोइंग कंसर्न बेच रहे हो ना, चलता हुआ बिजनेस बेच रहे हो ना, तो ये तो जस्ट ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। अब जो पर्सन ए गुड्स बेचने वाला था पर्सन बी गुड्स बेचेगा तो पर्सन बी से हम जीएसटी ले लेंगे। इसीलिए उस केस में क्या बोलता है कि जब भी गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर पे छूट है, उस पे जीएसटी नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन जो नया एंटिटी है जब भी वो गुड्स बेचेगा, जब भी वो सर्विस सेल करेगा, उस पे जीएसटी चाहिए गवर्नमेंट को, ओके। और यहां पे जो ओल्ड एंटिटी के पास आईटीसी है वो भी नए एंटिटी को ट्रांसफर करने को दे देंगे, ओके। अभी देखिए, एज पर रूल 40 इन केस ऑफ डीमर्जर आईटीसी शैल बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ। अभी क्या हो रहा है, डीमर्ज हो रहा है, मतलब एंटिटी ए था, ओके। अभी इसमें से क्या हो रहा है, एक दूसरा भी एंटिटी बन रहा है, एंटिटी जेड। अब एंटिटी ए भी चलेगा और एंटिटी जेड भी चलेगा, ठीक है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे कि आईटीसी है, आईटीसी ने क्या किया, अपने होटल के बिजनेस को डीमर्ज कर दिया। तो आईटीसी का जो टोटल बिजनेस है उसमें एक पोर्टफोलियो निकल गया होटल्स का, वो नया ही बिजनेस बन गया। तो भाई यहां से कुछ ना कुछ एसेट तो इसके पास गए रहेंगे ना। तो जिस रेशियो में एसेट ट्रांसफर हुए, समझ लीजिए 100 एसेट है जिसमें से 15 एसेट ट्रांसफर हो गए, इन वैल्यू में बात करूंगा, 100 करोड़ का एसेट है उसमें से 15 करोड़ का एसेट जेड को आ गए। तो अब 15 करोड़ के रिस्पेक्ट में जो इन टोटल अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसका भी बंटवारा होगा, ओके। भले ही ये 15 करोड़ के एसेट पे जीएसटी पे हुआ रहेगा नहीं हुआ रहेगा वो हमको नहीं देखना है, ठीक है। हम आईटीसी क्लेम किए हैं कि नहीं किए वो नहीं देखना है, टोटल जो एसेट ट्रांसफर हुआ है उस रेशियो में आईटीसी भी ट्रांसफर होगा, ओके। वही बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ट्रांसफर टू द डिमर्ज्ड यूनिट, तो यहाँ से यहाँ पे जो आया 15 करोड़ का, उसकी बात कर रहे हैं। आईटीसी अवेल्ड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो एसेट आप दे रहे हो उस पे कितने पे आईटीसी अवेल्ड हुआ है, कितने पे नहीं हुआ है, वो सब उस कैलकुलेशन में नहीं घुसना है आपको। जस्ट इन टोटल आप मेरे को बता दो, बात खत्म हो जाएगा। उसके बाद से वैल्यू ऑफ टोटल एसेट बिफोर डिमर्जर, आईटीसी अवेल्ड और नॉट। और क्या बोला जा रहा है कि जब ये डिमर्ज नहीं हुआ था तभी इनका टोटल एसेट कितना था, उसको आप नीचे लो। ओके, तो इस रेशियो में आईटीसी को हम क्या करेंगे, आईटीसी को हम दे देंगे सामने वाले जो डिमर्ज यूनिट है उसको। ठीक है, अभी देखो क्या बोला जा रहा है, प्रोसीजर दैट नीड टू बी फॉलोड फॉर सच ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है आईटीसी को ट्रांसफर करने के लिए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ट्रांसफरर एक्शन, ट्रांसफरी एक्शन। ट्रांसफरर मतलब ए और ट्रांसफरी मतलब जेड, जो रिजल्टिंग कंपनी है। ओके, अब देखो ट्रांसफरर क्या एक्शन लेगा, तो फर्निश द डिटेल ऑफ सच चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कॉमन जीएसटी पोर्टल। ओके, तो जो जीएसटी का पोर्टल है उस पर ये बताएंगे भाई कि हमारा डिमर्जर हो गया है। अब ये किससे बताएंगे, तो जीएसटी आईटीसी फॉर्म 02 से बताएंगे। ओके, submit a certificate from the practicing chartered accountant, cost accountant, certifying that the changes in constitution has been done with specific provision of transfer of liability। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का उस पर साइन रहेगा, सर्टिफिकेट जाएगा कि भाई ये जो रिजल्टिंग कंपनी है, ऐसा नहीं है कि बस उसको बाहर निकाल दिए, उसको एसेट भी हमने दिया है, उसको लाइबिलिटीज भी दिया है। ओके, आगे देखो क्या बोला जा रहा है। अब जो ट्रांसफरी कंपनी है वो क्या करेगी, सेल एक्सेप्ट द सबमिटेड फॉर्म। तो ये जो फॉर्म भरा गया है किससे, ट्रांसफरर कंपनी से, वो ट्रांसफरी कंपनी के भी डैशबोर्ड पे दिखेगा जीएसटी के, तो उसको ये एक्सेप्ट करना है। ओके, अपॉन एक्सेप्टेंस द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी गेट क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो अनयूटिलाइज आईटीसी अभी क्या रहेगा, आईटीसी 02 है ना, उसमें बोला जाएगा, उसमें बताएंगे ये कैलकुलेशन करके कि इतना आईटीसी है। जैसे कि 10,000 का आईटीसी है तो 10,000 का 15% 1500 होता है, तो 1500 इसको ट्रांसफर करना है, तो 1500 ट्रांसफर के लिए ये फॉर्म भरे रहेंगे आईटीसी 02। तो अब जैसे ही एक्सेप्ट होएगा तो इसको क्या होएगा, जो ट्रांसफरी कंपनी है इनके अकाउंट्स में, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में कितने तरह के लेजर्स रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश रहता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें इनको 1500 रुपया आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब ये जो ट्रांसफरी कंपनी है ऐसा ही अकाउंटिंग भी करेंगे अपने बुक में। तो देखो, शुड रिकॉर्ड द इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सो ट्रांसफर इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो जो कैपिटल गुड्स आया, जो इनपुट्स आया, ओके, हर चीज़ को ये रिकॉर्ड्स करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके, तो आपको ये समझा रहेगा। देखिए अगला जो हमारा डिस्कशन है दोस्तों, वो डिस्कशन है रूल 41 पे। किसके बारे में है, देखो, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। ऐसा भी होता है, जैसे कि देखो ये महाराष्ट्र है। ओके, यहाँ पे एक कंपनी ए है। अब जो कंपनी ए है महाराष्ट्र की इस हिस्से में है, तो यहाँ पे जो कस्टमर रहेंगे, यहाँ पे जो कस्टमर रहेंगे, यहाँ पे नहीं आते रहेंगे। ओके, तो अब कंपनी ए क्या किया, अपना एक ब्रांच ओपन किया। ब्रांच किधर ओपन किया, ए का ब्रांच ओपन हुआ ये एरिया में, तो आने लगे। ओके, अब देखो जीएसटी में ये महाराष्ट्र स्टेट है ना, तो महाराष्ट्र स्टेट में मोर देन 1 ब्रांचेस जो है एक जीएसटी नंबर पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है कि भाई सबका सब अलग अलग जीएसटी जाए, सो दैट हिसाब सबका अलग रहे। तो इसके लिए अभी क्या हुआ, ए का जो रजिस्ट्रेशन था वो तो चल ही रहा था, अभी जो ए का ब्रांच है उसका भी रजिस्ट्रेशन अलग से लिया गया। तो अब जब ये लिया गया तो क्या होएगा, यहाँ पे जब ये ब्रांच खुला रहेगा तो एसेट ट्रांसफर हुआ रहेगा, लायबिलिटी ट्रांसफर हुआ रहेगा। तो फिर से जो हमने ऊपर सीखा ना, वैसे ही इनको भी क्या होएगा, अनयूटिलाइज आईटीसी यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, वही यहाँ पे लिखा है। ओके, सेम टू सेम है ये चीज़ें, आप एक बार पढ़ लेना। ओके, अब देखिए, तो ये ट्रांसफ़र वाला भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अभी हम बात करेंगे
रिवर्सल ऑफ आईटीसी का। हमने क्या क्या देख लिया, अवेलमेंट देख लिया, ट्रांसफर देख लिया, अब हम रिवर्सल की बात करेंगे। तो रिवर्सल के लिए दो सिचुएशन है। अब दो सिचुएशन कौन से हैं मालूम है? ये दोनों सिचुएशन का उल्टा इजी है। देखो, जब भी आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में गए तो आईटीसी अवेल करने को मिला। जब भी आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गया तो आईटीसी आपको अवेल करने का मिला, जो इनपुट्स हैं जो स्टॉक्स में हैं, या फिर जो कैपिटल गुड्स है जो स्टॉक्स में हैं। अब यहाँ पे इसका उल्टा होगा। तो देखो वही है, इधर देखिए दो सिचुएशन क्या है, नॉर्मल स्कीम टू द कॉम्पोजिशन स्कीम, टैक्सेबल सप्लाई टू द एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो लायबल टू अनरजिस्टर्ड हो जाए? नहीं, वैसा नहीं होता। रजिस्ट्रेशन आप और एक बार वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिए, देन आपको सब काम करना है। इसीलिए ये दोनों सिचुएशन नहीं कवर्ड है, बस यही दो, अगला दो है जो तीसरा और चौथा है वही यहाँ पे कवर्ड है। तो आइए इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से सीखते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिचुएशन फॉर आईटीसी रिवर्सल, तो ये दो सिचुएशन है। ओके, अब आईटीसी रिवर्सल फॉर इनपुट इन स्टॉक्स, उसके बाद से आईटीसी रिवर्सल फॉर कैपिटल गुड्स इन स्टॉक। आप बताओ, आईटीसी रिवर्स करोगे तो उससे गवर्नमेंट को फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो ये जो रूल बनाए रहेगी गवर्नमेंट ने कि आईटीसी रिवर्स करने का, ये कैसा बनाई रहेगी कि भाई आप कभी भी गुड्स खरीदे रहो, कभी कभी आपके पास आईटीसी पड़ा रहे, उसको रिवर्स करो। कि ऐसा बोलोगी कि जो 1 साल तक खरीदे रहो उसी को रिवर्स करो, जो उसके बाद का है उसको आप मत रिवर्स करो? ऐसा तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं। ओके, और जैसे कि आईटीसी अवेलमेंट के लिए 30 दिन का टाइम दी थी, क्या रिवर्सल में भी 30 दिन का टाइम देगी कि 30 दिन नहीं किए तो बाद में नहीं करोगे? ऐसा नहीं है। तो आप देखोगे तो ये जो रूल है वो ज़्यादा लिबरल है। लिबरल क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट की फेवर की चीज़ें हैं, ये करोगे तो गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा, इसीलिए ये दोनों चीज़ को उसने टाइम लिमिट लगाया ही नहीं। देखो रिवर्सल भी ये, अब देखो रिवर्सल फॉर रिड्यूस्ड आईटीसी। ओके, अब ये रिड्यूस्ड आईटीसी का आपको रिवर्सल करना है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, जब भी टैक्सेबल गुड्स का आप सप्लाई कर रहे थे या जब भी आप नॉर्मल स्कीम में थे तो भी आपने कुछ कैपिटल गुड्स खरीदा रहेगा, और कैपिटल गुड्स को आपने यूज किया रहेगा टैक्सेबल सप्लाई देने के लिए, या फिर नॉर्मल जो जीएसटी रेट है उस रेट से जीएसटी का पेमेंट करने के लिए। तो जितना दिन आपने ये यूज कर लिया है मंथ वाइज या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, उतने का आईटीसी गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, ये आपको नहीं रिवर्स करना है। जो रिमेनिंग लाइफ से, ठीक है, उसमें जो आईटीसी बन रहा है उसको आप रिवर्स कर डालो। किस केस में? कैपिटल गुड्स के केस में। और इनपुट सर्विस के केस में जो आपका इनपुट्स है, क्लोजिंग स्टॉक्स है, उसका अगला दिन का जो ओपनिंग स्टॉक्स है, ओपनिंग स्टॉक बोलूँ क्लोजिंग स्टॉक बोलूँ सेम ही होता है, तो आपको रिवर्स करना है। तो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि आईटीसी रिवर्सल फॉर द कैपिटल गुड्स इन स्टॉक, यस। रिवर्सल ऑफ द रिड्यूस्ड आईटीसी, रूल 44, आईटीसी रिलेटेड टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ ऑफ द कैपिटल गुड्स शुड बी रिवर्स्ड ऑन प्रो रेटा बेसिस टेकिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 5 years 60 month। ठीक है ना? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके लिए एग्जाम्पल भी हमको देख लेना है, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अभी डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। तो जिस दिन आपने बोला कि मैं सेक्शन 10 में टैक्स पे करूंगा, मतलब क्या, लोअर रेट से टैक्स पे करूंगा, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट इन करूंगा, उस दिन पे जो आपके पास चीजें थी उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, अब ऐसे ही आप देखो ये दूसरे का भी सेम टू सेम है, बट ये क्या है, ये जिस दिन आपका टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट हो गया उस दिन पे क्या था उसके हिसाब से होगा। अब देखो ये एग्जाम्पल को समझ लीजिए, ये क्या बोल रहा है, कैपिटल गुड्स हैज बीन इन यूज फॉर द 4 years 6 months and 15 days। तो क्या माना जाएगा कि भाई 4 साल और 7 महीना यूज हुआ है, तो 5 साल में कितना महीना बाकी है बताइए? तो 7 5 12 होता है, तो 5 महीना बाकी है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जो 5 महीने के लिए आईटीसी बच रहा है वो आईटीसी को आप रिवर्स कर डालो।
ओके, तो देखो वही आपका होएगा। यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल गुड्स have been in use for the 4 years 6 months and the 15 days. Okay, the useful remaining life in a month is 5 years ignoring the part of 5 month ignoring the part of the month. Okay, ITC taken on the such capital goods that is ITC availed, मान लेते हैं कि 1 लाख ITC availed था। ओके, तो ये जो 1 लाख ITC availed था अभी क्या होएगा, तो 1 लाख ये जो ITC है इसको क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है 5 डिवाइड बाई 60, 5 महीना और ये 60 महीना, 60 महीना बोले तो 60 महीना बोले तो 5 साल। ओके, तो अभी अगर जो मैं कैलकुलेशन करूं तो कितना आएगा देखता हूं, 5 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, तो ये आ रहा है 8333। तो ये जो ITC है इतना ITC रिवर्स करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। ओके, आगे देखो क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 डज नॉट कवर स्टॉक ऑफ इनपुट सर्विसेज। तो इसका तो मैं आपको लॉजिक बता दिया हूं। आगे सोर्स ऑफ पेमेंट ऑफ सच रिवर्सल, अब ये जो रिवर्सल है 8,333 रुपया, वो रिवर्सल होगा कैसे, तो इसके लिए दोनों सोर्स का यूज होगा। तो जितना पहले ITC बचा रहेगा उसको आप यूज करो आपके ITC लेजर में, एंड देन कैसे होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 8,333 का रिवर्सल करना है और हमारे ITC लेजर में बचा हुआ है 10,000, तो जो रिमेनिंग पैसा है, रिमेनिंग ITC है, वो आपका लैप्स हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है देखो, पॉइंट 3 बोल रहा है कि आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेपरेट कैलकुलेशन CGST SGST IGST का अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद से कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिवर्सल ऑफ ITC। अभी ऐसा होता है कि आप बिजनेस बंद करने जा रहे हो, बोल रहे हो कि भाई अब मेरे को ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, बिजनेस बंद करना है, तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में भी जो आपका स्टॉक्स है, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन कर रहे हो और आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कैंसिलेशन एक्सेप्ट हो रहा है, उस दिन जो भी स्टॉक्स है माना जाएगा कि सेल हो गया और अकॉर्डिंगली आपसे उस पर GST भरवाएंगे। अगर जो आपके पास ITC है तो ITC से भरोगे, और ITC शॉर्ट पड़ जाता है तो कैश से भरना पड़ेगा, और ITC एक्सेस पड़ जाता है तो जितना एक्सेस रहेगा वो आपका लैप्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपको ये वाला भी पार्ट समझा दिया दोस्तों, ये वाला भी पार्ट समझा दिया। तो अब तक मेरा क्या हो गया, अवेलमेंट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, रिवर्सल हो गया। ओके, अब इस पे एग्जाम्पल नंबर 68 है, वो भी देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 68 है मैंने यहाँ पे बताया वही है, पेज नंबर 68 पे मुझे जाना है, एग्जाम्पल नंबर नहीं, पेज नंबर 68। ये तो हमने कर लिया। ये देखिए जो मैंने आपको बताया वही वो एग्जाम्पल था जो मैंने वहाँ पे सॉल्व भी करा लिया 1 लाख का ITC लेकर के। ओके, अब देखो हमको करना है सेल ऑफ कैपिटल एसेट के बारे में बात। ओके, अच्छा ये बताइए जब इस सेल ऑफ मेरा नॉर्मल गुड्स रहता है तो कैसे GST भरा जाता है। तो जो सेल प्राइस है एज पर सेक्शन 15 निकाला गया है उस पे GST भर देते हैं। लेकिन जब ये आपका ओल्ड कैपिटल एसेट बिके, ओल्ड कैपिटल एसेट बोले तो जो आपने बिजनेस में यूज किए हो कैपिटल एसेट और जिस पे ITC आपने क्लेम्ड कर लिया है, अगर जो वो एसेट बिक रहा है तो मेरे भाई वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा। ओके, सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे होगा हम वो समझेंगे, और ये कैलकुलेशन ऐसा क्यों हो रहा है इसके लॉजिक को भी समझेंगे। ओके, देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 जो रीड किया जाता है रूल 44 के साथ। क्या बोलता है, GST पेएबल ऑन सेल ऑफ यूज्ड कैपिटल एसेट। जो यूज्ड कैपिटल एसेट है उसके सेल पे कैसे GST पे होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर है, उसके बाद से रेसिपिएंट है दूसरी साइड। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है, एक एसेट को बेच रहा है। ओके, तो सेल ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच ITC वॉज अवेल्ड, एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। तो ये इन्होंने क्या किया है,
रजिस्टर्ड पर्सन ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, अब इसको यूज़ करने के बाद कुछ टाइम के बाद इनको बेच रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जो इधर से पैसा आ रहा है, अभी जीएसटी पे करने की बात आएगी, तो जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जीएसटी का कैलकुलेशन के लिए आपको दो वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये दो वैल्यू क्या है देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पे क्या जीएसटी बन रहा है वो निकालेंगे। दूसरी साइड क्या किया जाएगा, आईटीसी टेकन ऑन सच गुड्स, ओके, जो ये आप खरीदे रहोगे कैपिटल गुड्स का और वहाँ पे जो जीएसटी पे किए रहोगे और उसका आईटीसी क्लेम किए रहोगे, बोल रहा है कि वो आपको लेना है और इसको रिड्यूस करना है 5% पर क्वार्टर ऑफ द ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। तो जिस दिन आपने खरीदा, जिस दिन इनवॉइस से आप कितना दिन यूज किए क्वार्टर में या फिर पार्ट ऑफ द क्वार्टर, हर क्वार्टर के लिए 5% आपको माइनस कर देना है, ओके। तो इससे क्या होगा, आईटीसी पर्टेनिंग टू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स वो आपको यहाँ पे ले लेना है, ओके। ये वैल्यू नंबर 1 आएगा और ये वैल्यू नंबर 2 आएगा। अब ये दोनों जो जीएसटी का वैल्यू आया, इसमें से जो हायर रहेगा वो आपको पे कर देना है, ओके। मतलब क्या, जब यूज्ड कैपिटल एसेट जिस पे आपने आईटीसी क्लेम करके रखा है उस पे जब जीएसटी पेबल कैलकुलेट करोगे तो बस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट कर देना है, आपको रिड्यूस्ड आईटीसी भी कैलकुलेट करना है, ओके। आईटीसी पर्टेनिंग टू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स, और इसमें से जो हायर रहेगा उसका टैक्स पे करना है। अभी आप बोलोगे सर आप नंबर नहीं बता रहे हो तो ये मेरे को समझ नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, देखो ना एग्जाम्पल है ना। देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि मिस्टर मनीष परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 मई 2020। तो क्या हुआ है, 1 मई 2020 को इन्होंने 1 लाख का मशीन खरीदा है और उस पर 18,000 का जीएसटी पे किया है, ओके। आगे बोला जा रहा है मिस्टर मनीष क्लेम्ड आईटीसी ऑफ 18,000 और उन्होंने क्या किया, 18,000 का आईटीसी भी क्लेम कर लिया, ओके। आगे क्या बोला जा रहा है, ऑन 25 मार्च 2023 ही सोल्ड द सेड मशीनरी टू मिस्टर दीपक फॉर 20,000 और ये मिस्टर मनीष ने मिस्टर दीपक को वो मशीनरी बेच दिया ऑलमोस्ट 3 साल यूज करने के बाद, ओके। 21, 22, 23 बराबर। अभी देखो क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर मनीष ऑन द सच ट्रांसफर। तो ठीक है, मशीनरी यूज्ड फॉर, मशीनरी कहाँ से कहाँ तक यूज हुआ है, तो देखो 1 मई 2020 से 25 मार्च 2023 तक यूज हुआ है, ओके। मतलब 12 क्वार्टर के लिए यूज हुआ है। अब बोलोगे ये कैसे क्वार्टर निकल रहा है, तो देखो जब भी ये मई में आया तो आप बोलोगे अप्रैल में तो यूज नहीं हुआ सर, मई से स्टार्ट हुआ। अरे तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर में तो आया, तो जो 20-21 है उसमें पहले क्वार्टर में भी था मशीनरी, मई से भले ही था लेकिन वो पार्ट ऑफ द क्वार्टर से था, तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, और ऐसे ही अगले साल भी हुआ और ऐसे ही अगले साल भी हुआ। मतलब 12 क्वार्टर ये मशीनरी यूज हुआ है, ओके। और मशीनरी कितने क्वार्टर का माना जाएगा उसका लाइफ, तो 5 साल का माना जाएगा, तो 5 साल में 20 क्वार्टर होता है, तो कितने क्वार्टर का अभी यूज बाकी है, 8 क्वार्टर का यूज बाकी है। तो देखो ऐसे ही अभी कैलकुलेशन होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, तो कितना आ रहा है ये, तो ये मेरा आ रहा है 3600 रुपया, ओके। दूसरी साइड अभी ये देखो आईटीसी पर्टेनिंग तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो कैसे निकालेंगे, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 18 क्वार्टर डिवाइड बाई 20 क्वार्टर, तो ये कितना आ रहा है 7,200 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया 7,200। विच एवर इज हायर में कितना आएगा, तो 7,200 का जीएसटी पे करना पड़ेगा। भले ही ये मशीनरी आपने कितने का बेचा, 20,000 का बेचा, जिस पे 18% ये वैल्यू आ रहा है, देन टू आपको 7,200 पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 7,200 का जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लॉ बना, तो देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आईटीसी का धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या करेंगे, कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, महंगे में खरीदेंगे, उसका आईटीसी क्लेम कर लेंगे और सस्ते में बेच देंगे।
और ये जो ITC है दूसरे टैक्स के पेमेंट में यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अदरवाइज क्या होएगा, लोग जो पर्सनल यूज के लिए खरीदने को रहेंगे ना एसेट, उसको बिजनेसमैन ढूंढेगा और बोलेगा रुक ना, एक काम कर, तू मेरे नाम पे खरीद, उसका मेरे को ITC मिल जाएगा और मैं तेरे को सस्ते में बेच दूंगा और मैं ITC का बेनिफिट उठा लूंगा। क्योंकि जिसको बेच रहा है वो GST में रजिस्टर्ड रहे ना रहे उससे थोड़े ना फर्क पड़ता है। जो सेलर है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, रेसिपिएंट तो कोई भी हो सकता है। तो इसको इस बात से थोड़े ना फर्क पड़ेगा कि वो खुद कितना GST क्लेम करेगा, क्योंकि ये तो क्लेम ही नहीं करेगा। और इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन बनाया। ओके, अब देखिए एक ये जो चीज है इस पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, तो 103 पे जाता हूं मैं। ओके, 103 पे क्वेश्चन नंबर 6, What is the tax implication of the supply of the capital goods by a registered person who has taken ITC on the such capital goods? तो बोल रहा है क्या टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होएगा। तो देखो भाई, जो सेक्शन 15 में वैल्यू निकलेगा उस पे GST का हम कैलकुलेशन करेंगे, देन रिड्यूस्ड ITC कैलकुलेट करेंगे और उसमें से जो हायर होगा उतना उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जो रिड्यूस्ड ITC है वो कैलकुलेट कैसे होगा, तो रिड्यूस्ड ITC ऐसे कैलकुलेट होगा। तो क्या ये जो मेरा डिस्कशन था सेक्शन 18 पे आपको समझा? मुझे लग रहा है आपको समझा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सेक्शन 18 को भी ख़त्म कर दिया और जो मेरा डिस्कशन था ITC पे आज आपका वो ख़त्म कर दिया। ओके, तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? चीज़ें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आशा करता हूँ कि हर चीज़ें आपको समझ रहा है। देखिए, अगर जो कुछ प्रॉब्लम है तो आप फीडबैक भी दे सकते हो, अकॉर्डिंगली जो चीज़ें उसमें चेंजेस कर दिया जाएगा। ओके, और देखो आप बोलोगे सर सेक्शन आपने 49 तो पढ़ाया ही नहीं। आप बोलोगे ये जो सेक्शन 49 है ये सब तो आपने पढ़ाया नहीं, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC वाला। टेंशन मत लो, जो यूटिलाइजेशन ऑफ ITC वाला टॉपिक है ना वो पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेशन दिखाता है। अगर जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ तो आप उसको लॉजिकल वे में नहीं समझ पाओगे। तो जब भी मैं पेमेंट ऑफ टैक्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें यहाँ पे मैं आपको कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर आ करके दोस्तों ये जो मेरा टॉपिक था ITC वाला वो ख़त्म हुआ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइए। ओके, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बुक आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ये बुक हम आपको अवेलेबल करा देते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।